Good morning, students. This is part 9 Haloalkanes and Haloarenes, class 12th chemistry. Now, earlier we have discussed about the nucleophilic substitution reactions. Now I am discussing the elimination reactions. एलिमिनेशन के नाम से ही आपको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा. तो एलिमिनेशन रिएक्शन में इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आपके सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है एंड देयर इज़ अ चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp3 टू sp2. फाइन. और ये sp में भी जा सकती है, मीन्स आपका ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है. सो देयर इज अ चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इन एलिमिनेशन एंड समथिंग इज रिमूविंग. सो इट इज सेइंग व्हेन हैलो एल्किल विद बीटा हाइड्रोजन का एटम. हैलो एल्केन आप लेंगे जिसका एटम कैसा होगा, बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो दिस इज़ दी, मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. H एंड दी H. दिस कार्बन इज़ अल्फ़ा जो X के साथ वाला है और इसके बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन इज़ द बीटा कार्बन. सो बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये एलिमिनेट हो जाता है अगर हम इसे अल्कोहलिक KOH से हीट करें. तो अल्कोहलिक KOH से हीट करने पे ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा क्योंकि बेस का काम है प्रोटॉन रिमूव करना. सो जो बीटा कार्बन है इसका एक प्रोटॉन जैसे ही बेस लेके जाएगा इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के बीच में और आपका लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा. इन दैट केस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. यू कैन सी दिस इज द बेस. Now this base is what it is doing. It is removing the hydrogen and the electron bonds, the bonding electrons are shifting between the carbon and forming the double bond, and this living group is leaving because if you will not remove this X group there will be the formation of 5 bonds of carbon which is not possible, so you have to remove it. So this is the living group. So hydrogen is removing, that bond is shifting to between the carbon and your X is removing and double bond is forming. Now this X will form bond. So sorry, this X negative will be like this only and B will form bond with the H. This is the base. So as a result, an alkene is formed as a product. Since beta hydrogen atom is involved in elimination, it is also known as the beta elimination because इसमें beta hydrogen involved है, इसलिए हम इसे beta elimination भी बोलते हैं. Now location of alpha and beta carbon in the molecule. अब alpha beta carbon देखें तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसे मेल्फा बोलते हैं, साथ वाले को बीटा, बाद वाले को गामा. सो कार्बन ऑन विच हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड इज कॉल्ड अल्फा. कार्बन एटम adjacent to this carbon is called beta. Now if there is possibility of formation of more than one alkene, अगर आपके पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा एल्किन बन रहा है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम्स, सो यूजली वन एल्किन इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट. So these form part of a pattern is first observed by Russian chemist Alexander Zhedzev, also pronounced as Zhedzev, who is in 1875 formulated a rule which can be summarized as in dehydrohalogenation reactions. The preferred product in that is that alkene which has the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms. Thus 2-bromoprotein gives pentene to own as the major product. सी बट इसमें क्या बोल रहा है कि देखो कई बार क्या होता है कि बीटा हाइड्रोजन्स जो है कई तरीके के, सपोज उसके पास क्या कह सकते हैं कि चांसेस हैं, उसके पास चॉइसेस हैं. बीटा हाइड्रोजन की अगर कार्बन से जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है उस कार्बन के नेक्स्ट वाले बीटा कार्बन अगर दो तरीके के हैं तो वहाँ पे दो तरीके के एल्किन बनेंगे. और अब इट इज सेइंग इन दोनों तरीके के एल्किन में एक मेजर होगा और वो मेजर कौन सा होगा, जो सेट्जेफ रूल फॉलो करेगा. सेट्जेफ रूल का मतलब है ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो, दैट विल बी मोर स्टेबल और दैट इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड. तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी रहेगी और अकॉर्डिंग टू द सेट्जेफ रूल उसकी उतनी ही ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट रहेगा. फाइन. नाउ यू कैन सी हेयर दिस इज़ द 2-bromopentane. अब this is the carbon to which bromine is attached. So there are 2 alpha beta carbons. This is the beta carbon and again this is the beta carbon. So 2 type of alkenes will be formed here. एक टाइप क्या होगी, जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो तो आपका डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच बनेगा लाइक दिस. और दूसरा टाइप अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया फ्रॉम दिस पार्ट, इफ हाइड्रोजन इज रिमूव देन डबल बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन द कार्बन. फाइन. नाउ यू कैन सी इन बोथ द एल्कीन्स विच वन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड. इफ यू सी दिस एल्कीन कार्बन, see double bond carbon, H CH3 and CH2 CH3, and if you see pent-1-ene then C H and one alkyl group is there, R, that is fine. So it is saying उस कार्बन डबल बॉन्ड की ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट रहेगा जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूशन है या ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स है. तो यू कैन सी इन दिस केस मोर अल्काइल ग्रुप्स आर देयर, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज इट, सो इट विल फॉर्मिंग द मेजर प्रोडक्ट. दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. सो pent-2-ene that is forming 81% and pent-1 is forming 19%. So this is very important Zhedzev rule.
नाउ नेक्स्ट इज एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अब एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन को देख ले। देखो दोनों में कंपटीशन रहते बेटा, ज़रूरी नहीं है कि एलिमिनेशन ही सब्स्टिट्यूशन ही होगी हमेशा। अब डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन पे कि वो एलिमिनेशन भी जा सकता है। सो दैट आर वी गोना डिस्कस अबाउट दिस हियर नाउ। केमिकल रिएक्शन इज़ द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन। ये दोनों कंपटीशन में रहती है हमेशा। इट इज़ अ रेस दैट इज़ वॉन बाय द फास्टर रनर। जो फास्टर होगा वो जीत जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेंड टू डू बाय एंड लार्ज व्हाट इज़ ईजिएस्ट फॉर देम। तो जो मॉलिक्यूल्स के लिए ईजी होता है ये वही करेंगे। एन एल्काइल हैलाइड विद बीटा हाइड्रोजन एटम व्हेन रिएक्टेड विद द बेस और अ न्यूक्लियोफाइल हैज़ टू कॉम्पीटिंग रूट्स, सब्स्टिट्यूशन एंड द एलिमिनेशन। तो अगर आप एक एल्काइल हैलाइड को जिसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम है उसको अगर बेस से रिएक्ट कराए और न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराए तो उनके पास दो रूट रहेंगे, या तो वो सब्स्टिट्यूशन चले जाएँ या एलिमिनेशन चले जाएँ। नाउ विच रूट विल बी टेकन अप डिपेंड्स ऑन द नीच। अब कौन सा रूट वो लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रूट कौन सा लेंगे। दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द बेस और द न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्शन कंडीशंस। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन एलिमिनेशन जाएगी या सब्स्टिट्यूशन जाएगी। सो देयर विल बी द रेस बिटवीन टू रिएक्शंस नाउ। सो दस अ बल्कियर न्यूक्लियोफाइल, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बल्कियर है तो ये हमेशा बेस की तरह एक्ट करना प्रेफर करेगा और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा रादर देन वो कार्बन को अप्रोच करे। सो रादर देन अप्रोच अ टेट्रावैलेंट कार्बन एटम due to the steric reasons and vice versa. Similarly, if a primary alkyl halide will prefer SN2 reaction, a secondary halide SN2 or elimination depending upon the strength of base or the nucleophile, and tertiary halide SN1 or elimination depending upon the stability of carbocation or the more substituted alkene. So these are the basically you can see conditions. अगर आपका primary halide है तो primary तो no doubt हमेशा SN2 ही जाएगा, लेकिन अगर आपका halide secondary है तो SN2 और एलिमिनेशन दोनों जा सकता है। अभी डिपेंड किस पे करेगा, बेस की स्ट्रेंथ पे। अगर बेस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो एलिमिनेशन, कम है तो SN2, या फिर बेस बल्कियर है तो एलिमिनेशन, बल्कियर नहीं है तो SN2। और अगर टर्शरी हैलाइड है तो वो भी SN1 भी जा सकता है और एलिमिनेशन भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे रहा है तो एलिमिनेशन जाएगा, अदरवाइज SN1 जाएगा। Fine. So there is a basically race between the substitution and the elimination reaction. Now this is the race that you can see the diagrammatically यहाँ पे show करी हुई है। Here the base is bulkier, the nucleophile is bulkier. So ये कार्बन सेंटर पे अटैक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले जाएगा। प्रोटॉन ले जाते ही ब्रोमाइड लीव हो गया। अब आप देख सकते हैं, दोबारा बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बल्कियर है तो बल्कियर होने की वजह से ये कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन बीटा प्रोटॉन या बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करके OH बना देगा, अपनी नेगेटिव चार्ज को कंप्लीट कर देगा और ये बॉन्ड फटाफट से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस ब्रोमाइड विल लीव एंड देयर विल दी एलिमिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। बट अब इस केस में देखें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बल्कियर नहीं है तो इजीली ये कार्बन सेंटर को अप्रोच कर सकता है और आपका ब्रोमाइड निकल सकता है। सो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन होगी। नाउ थर्ड इज़ द रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम मेटल्स के साथ रिएक्शन अगर डिस्कस करें तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का पार्ट है। तो मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स दे रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू गिव कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड्स। तो हम कार्बन मेटल बॉन्ड्स पढ़ेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और मेटल में बॉन्ड हो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एंड इम्पॉर्टेंट क्लास जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, ये हमारे को विक्टर ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर करी थी 1900। दैट इज़ एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एंड जिसको हम RMgX बोलते हैं या फिर हम इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। दिस RMgX इज नोन एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिकॉज हेयर इज द बॉन्ड बिटवीन R and the metal. Alkyl or metal bond is there, carbon metal bond is there. These reagents are obtained. अब ये कैसे obtained होता है, अगर आप हेलो एल्केन्स की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दें इन ड्राई ईथर, तो मैग्नीशियम मेटल से डायरेक्ट रिएक्ट कराने पे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देयर विल दी फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2 MgBr। ठीक है ना, तो मेटल कार्बन बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। देख सकते हैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है तो इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए CH3 CH2 दिस इज द नेगेटिव एंड Br नेगेटिव, दो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स आर अटैकिंग देयर। फाइन। नाउ इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट बट हाईली पोलर। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कैसा है, यहाँ कोवलेंट है बट हाईली पोलर है विद कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड इज एसेंशियली आयनिक। सब देख सकते हैं
मैग्नीशियम हाइड्रोजन बॉन्ड इज एसेंशियली आयनिक एंड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अगेन नेगेटिव हेयर. सो देयर विल बी द 2 नेगेटिव. बाय मिस्टेक यहाँ पे है, यहाँ 2 नेगेटिव आएगा डेल्टा. Now Grignard reagent are highly reactive and react with any source of proton to give hydrocarbons. अब ये बहुत रिएक्टिव हैं, ये किसी भी ऐसे सोर्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं जिनके पास प्रोटॉन हो और हाइड्रोकार्बन्स दे दें. सो अगर सपोज वाटर हैं, अल्कोहल्स हैं, अमीन्स हैं, दे आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट देम टू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन. तो अगर आप RMgX की रिएक्शन करा दे वाटर, अल्कोहल, अमीन्स के साथ, ये इतने एसिडिक है कि ये RMgX को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्केन में. तो ये जो प्रोटॉन है H2 का H, ये कार्बन R के पास चला जाएगा, बाकी R की जगह OH आ जाएगा. दैट इज़ MgOH OX आपका बन गया. RH और जो OH बचा वाटर का वो MgOH OX आपका कंपाउंड दे देगा. सो इसलिए जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करते हैं ना बेटा, तो वहाँ पे ड्राई कंडीशंस मेंटेन करते हैं. नहीं करेंगे तो वाटर से रिएक्ट करके आपको हाइड्रोकार्बन दे देगा. So it is therefore necessary to avoid even traces of moisture from a Grignard reagent. That is why reaction is carried out in dry ether. On the other hand, this could be considered as one of the method for converting halides to hydrocarbon. और इसका हम बेनिफिट भी ले सकते हैं. ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम जो मेटल का ऑर्गेनोमेटलिक है या मेटल मैग्नीशियम कंपाउंड है, फाइन, उसको हम बेसिकली जो कार्बन मैग्नीशियम कंपाउंड है यहाँ पे, उसको हम हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सिंपली रिएक्टिंग विद द वाटर, अल्कोहल्स और द अमीन. सो दिस इज़ द Grignard reagent. This is methyl or the alkyl magnesium halide. Now next is the Woods reaction. So alkyl halides react with sodium in dry ether to give hydrocarbons containing double the number of carbon atom present in the halide. अब ये भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वुड्स रिएक्शन कि आप यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, सोडियम मेटल से रिएक्ट करा रहे हैं, तो जो दो आपने मॉलिक्यूल R के लिए आपस में रिएक्ट करके आपको हाइड्रोकार्बन दे देंगे, फाइन. और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कार्बन डबल रहेंगे रिएक्टेंट से. नाउ नेक्स्ट इज़ दी रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स, दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जो हम पढ़ेंगे हैलोअरीन्स के बारे में कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्या हैलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जाते भी हैं या नहीं, फाइन. सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मेंशन हैं, तो पहले मैं वो पढ़ देती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में फर्दर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आई विल डिस्कस. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction due to the following reasons. तो ये less reactive हैं towards the SN reactions following reasons की वजह से. पहला है resonance effect. अब आप देखें there is the resonance is the chlorobenzene, और if you see carbon chlorine bond is having the double bond character. तो डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, जिसका टूटना मुश्किल हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करना या मुश्किल हो जाता है. सो इट रिक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस. एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हैलोअरीन इज डिफिकल्ट देन हैलोएल्केन एंड देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड. अब CX की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है. यू कैन सी देयर इज sp2 हाइब्रिड कार्बन, बट अगर आप हैलोएल्केन्स की बात करें तो वो sp3 थी. तो sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इट मीन्स वहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दी sp3. और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, तो ये ईजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं जाएंगे. सो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, इन अ हैलोएल्केन द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड to halogen, while in case of haloarine the carbon atom attached to halogen is sp2 hybridized. So these are the 2 reasons, right, by which they rarely undergo nucleophilic substitution reactions. There are 2 more reasons which I will discuss in the next video.